प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, इस संदर्भ में जब हम प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों और उनके प्रदेय पर दृष्टि डालते हैं, उनकी औपन्यासिक रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं, जब हम जैनेन्द्र और अज्ञे की कथात्मक रचनाओं के प्रदेय को, उनके अवदान को एक बार देखना चाहते हैं, तो यह बात हमारे सामने स्पष्ट होकर आती है कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास वह राष्ट्रीयता को, राष्ट्र की स्वातंत्र चेतना को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करते हुए आगे बढ़ते हैं। किंतु प्रेमचंदोत्तर औपन्यासिक रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य यह प्रधान हो जाता है। व्यक्ति और उसके अस्तित्व की चिंता मुखर होकर आने लगती है। समुद्र के स्थान पर बूंद की महत्ता को उद्घाटित करने का प्रयत्न इस युग की रचनाओं में दिखाई देने लगता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के ये प्रबल पक्षधर उपन्यासकार, कथाकार ये व्यक्ति की आजादी की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। इस स्वातंत्र चेतना के मूल में दुनिया से अलग रहकर न भी सही, दुनिया में रहते हुए ही सही, समुद्र में रहते हुए ही सही, बूंद की अपनी अस्मिता को उद्घाटित करना, मानवीय स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं के बीच रहकर भी उसकी एक अलग पहचान की चिंता करना, यह इन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य बन गया। अज्ञे के उपन्यास का नायक शेखर अपने ही भीतर के द्वंद्वों से जूझता हुआ दिखाई देता है, आंतरिक संघर्षों में रत दिखाई देता है, भीतर की उथल पुथल से ग्रस्त दिखाई देता है, तमाम तनावों से संघर्ष करता हुआ निजी स्वातंत्र की तलाश में वह यत्र तत्र भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। शेखर एक जीवनी इस दृष्टि से निश्चित रूप से व्यक्ति की महत्ता को उद्घाटित करने का काम करती है। अज्ञे अस्तित्ववाद को महत्व देते हैं, किंतु शेखर का यह विद्रोह कुछ कुछ निषेधात्मक रोमांटिक विद्रोह सा प्रतीत होता है। इसलिए यह विद्रोह भी अंतर्मुखी ही रह जाता है। बहिर्मुखी न हो पाने से उसका प्रभाव भी उतना दिखाई नहीं देता और वह प्रभावहीन बनकर रह जाता है। उनका यह मौलिक एवं सैद्धांतिक संघर्ष किसी क्रिया में नहीं बदल पाता। जब तक क्रियान्वयन ना हो या पात्र, घटनाक्रम किसी परिणाम की ओर उन्मुख ना हो, तब तक वह प्रयत्न व्यर्थ प्रतीत होते हैं। शेखर इस तरह वर्तमान पीढ़ी के विद्रोही स्वर का प्रतिनिधि बनकर उभरता है। यह आजादी के बाद का जो समय है या प्रेमचंद के बाद का जो समय है, वो वास्तव में एक विद्रोही स्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला समय है। शेखर एक स्टीरियोटाइप हीरो नहीं बनना चाहता, वह कुछ नया करना चाहता है। वह अपने लिए कुछ नई संभावनाएं खोजना चाहता है, एक नए आकाश की तलाश करना चाहता है। इसीलिए वो जो प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद पूर्व औपन्यासिक रचनाओं के नायक हैं, उन नायकों से अलग हटकर वह कुछ ऐसा करना चाहता है जो परंपरा से अलग हो, जो आधुनिक हो, जो नया और मौलिक हो और जो सबके ध्यान को आकृष्ट करने में सशक्त और समर्थ दिखाई दे। अपने ट्यूटर को वह भगा देता है, अपने माता पिता द्वारा लाए गए विवाह प्रस्ताव को वह ठुकरा देता है, वह अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करना चाहता है। यही बदलते हुए युग का संकेत भी है, जिसका मुखर रूप आज हम देख भी पा रहे हैं। अज्ञे ने
शेखर एक जीवनी उपन्यास को 2 खंडों में लिखा। पहले खंड का नायक तो विद्रोह करता है, उसकी भूमि रचनात्मक प्रतीत होती है, उसमें उसका बिखरा हुआ व्यक्तित्व धीरे धीरे संगठित होता हुआ प्रतीत होता है। किंतु उसी नायक के राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता और भाषा संबंधी विचार कोरे सिद्धांत बनकर रह जाते हैं, उसमें कोई क्रियात्मकता दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ शशि व शेखर को लेकर, उनके संबंधों को लेकर जो भी आपत्तियां उठाई जाती हैं वे वास्तविक ना होकर नैतिक अधिक प्रतीत होती हैं। दरअसल शेखर एक विद्रोही नायक बनकर उभरता है। समाज, सामाजिकता, सामाजिक नियम और समाज के प्रतिमान उसे व्यर्थ प्रतीत होते हैं, उन्हें वह सहन ही नहीं करना चाहता। इसलिए यह उपन्यास शेखर को निजी अनुभवों का एक ज्वलंत दस्तावेज बनाकर प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि शेखर जो कुछ अनुभव करता है उसे यथावत पूर्णतः ईमानदारी से व्यक्त भी करता है। भोगे हुए अनुभवों को अज्ञे ने एक रात्रि के परिदृश्य के रूप में प्रयोग धर्मिता के आधार पर उकेरा है, उद्घाटित किया है। वास्तव में अज्ञे एक सशक्त रचनाकार हैं। कविता में, कहानी में, उपन्यास में, समालोचना में, अनुवाद में उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। इसलिए वो भोगे हुए अनुभवों को विधिवत चित्रित करते हुए उपन्यास को एक नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। अनुभव लोक के अनेक खंड खंड चित्र यहां वहां से वो एकत्रित करते हैं। अज्ञे इस उपन्यास में उन यहां वहां से एकत्रित किए गए चित्रों को एक साथ प्रतिष्ठित करते हैं। यह अज्ञे की जो सूक्ष्म दृष्टि है, समाज को, सभ्यता को, संस्कृति को, नियमों और कानूनों को, परंपराओं को, मूल्यों को वो किस तरह से देखते और उकेरते हैं, यह वास्तव में देखते ही बनता है। अज्ञे के उपन्यासों में प्रतीक योजना, चेतना प्रवाह जिसको हम फ्लैशबैक पद्धति कहते हैं, तथा भाषिक सौंदर्य की नवीनता, ये सब मिलकर उन्हें अन्य रचनाकारों से अलग करती हैं। अज्ञे एक प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। वो चिंतक भी हैं, वो विचारक भी हैं, वो दार्शनिक भी हैं, वो बहुभाषाविद भी हैं। उन्होंने देश विदेश के साहित्य का अध्ययन किया है और उसी के आधार पर वो अपनी औपन्यासिक रचनाओं को कुछ नए आयाम प्रदान करते हैं। 1951 में अज्ञे ने नदी के द्वीप उपन्यास भी लिखा। यह शेखर एक जीवनी का विकास माना गया, यानी उसका द्वितीय चरण अगर हम देखें, शेखर एक जीवनी के 2 खंड हैं और उन 2 के बाद एक तीसरे खंड को अगर हम स्वीकार करें तो वो नदी के द्वीप है। नदी के द्वीप का प्रतीक भी पूर्णतः सार्थक तो नहीं हो पाया, उसके पात्र सीधी रेखा पर चलते हैं, परिणामतः किसी बदलाव से टकराना नहीं चाहते। यह उपन्यास औपन्यासिक शिल्प की नवीनता के कारण अत्यधिक सराहना बटोरता है। उसकी भाषा का तेवर, इसका रूप विन्यास अत्यंत प्रशंसनीय प्रतीत होता है। सन 1961 में अज्ञे ने एक और उपन्यास लिखा जिसको हम अपने अपने अजनबी के नाम से जानते हैं। इस शीर्षक से इस तीसरे उपन्यास में वो अज्ञे एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में, एक धर्मनिष्ठ दृष्टि से युक्त उपन्यासकार के रूप में दिखाई देते हैं। प्रथम दोनों उपन्यासों में व्यक्त यौन चेतना इस उपन्यास में, यानी अपने अपने अजनबी में आते आते मसीहाई दृष्टिकोण में बदलती प्रतीत होती है। इस उपन्यास में मुख्य समस्या स्वातंत्र चेतना और स्वातंत्र वर्ण की समस्या यह प्रतीत होती है। यही समस्या आगे चलकर संत्रास में, अकेलेपन में, अजनबीपन में, मृत्यु बोध में बदलती हुई, उससे जुड़ती हुई प्रतीत होती है।
अज्ञे ने स्वातंत्र चेतना को अस्तित्ववादी स्वतंत्रता से जोड़कर स्वतंत्रता के अर्थ ही बदल डाले। इस तरह हम देखते हैं कि जैनेन्द्र और अज्ञे ये दोनों फ्रॉइड के मनोविज्ञान से स्पष्टतः प्रभावित दिखाई देते हैं। फ्रॉइड, युंग, इन सब की रचनाओं से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की और अनेक अपनी औपन्यासिक रचनाओं में उन्होंने इनके दर्शन को कहीं ना कहीं आत्मसात किया, पिरोने का काम किया। जैनेन्द्र और अज्ञे के बाद अवतरण होता है इलाचंद जोशी का। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में हिंदी उपन्यास जगत में उपस्थित होते हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में घृणामयी सन 1929 में प्रकाश में आया, किंतु उन्हें एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा सन्यासी उपन्यास के माध्यम से मिली, जिसका रचना काल 1941 है। सन्यासी मनोविश्लेषणात्मक पद्धति में लिखा गया पहला चर्चित उपन्यास था। इसके अतिरिक्त जोशी के उपन्यासों में पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया 1946, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1955, जहाज का पंछी 1955, ऋतुचक्र 1973 और भूत का भविष्य आदि ये महत्वपूर्ण नाम हैं जो हम इलाचंद जोशी की औपन्यासिक रचनाओं के रूप में देखते हैं। मुक्तिपथ इलाचंद जोशी के उपन्यासों की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यहीं से जोशी जी के उपन्यासों का कथानक बदलता है, विषय वस्तु का विस्तार होता है, उसमें सामाजिकता का समावेश होने लगता है। जोशी जी पर यहाँ वहाँ छायावादी संस्कार भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम जानते हैं कि छायावाद के उपन्यासकारों ने, छायावाद के कवियों ने भी उपन्यास लिखकर अपनी उपस्थिति उपन्यासकार के रूप में दर्ज की है। महाकवि प्रसाद ने भी कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखे। निराला ने भी दुर्लभ औपन्यासिक प्रदेश से अपनी कथात्मक पकड़ को हमारे सामने प्रस्तुत किया। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया ये सब उपन्यासों में चरित्र भी असामान्य, एबनॉर्मल चुने गए हैं। मुख्य पात्र किसी न किसी हीन भावना से, किसी ग्रंथि से, किसी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त और त्रस्त दिखाई देता है। सन्यासी उपन्यास आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रस्त है। प्रेत और छाया इडिपस ग्रंथि से ग्रस्त है। पर्दे की रानी उपन्यास के पात्र मानसिक कुंठाओं से ग्रस्त प्रतीत होते हैं। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण की आधारशिला काम भावना पर टिकी हुई है। ये तीनों उपन्यास इसी काम भावना को केंद्र में रखकर बुने गए हैं। मुक्तिबोध उपन्यास का नायक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है। नायिका की दृष्टि व्यावहारिक एवं व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति और समाज की पारस्परिक असंबद्धता का उपन्यास जहाज का पक्षी है, जिसका नायक ग्रंथि से बाहर निकलकर जनहितार्थ अपने को अर्पित करता है। उसके अपने द्वारा नियोजित भटकाव और परिस्थितियां उसे द्वंद्वग्रस्त करते हैं। ऋतुचक्र उपन्यास में जोशी जी रोमानी प्रेम की ओर उन्मुख होते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर इलाचंद जोशी के उपन्यास कथा संरचना और अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित करते हैं, उजागर करते हैं, किंतु किन्हीं नवीन मूल्यों का आकलन वो भी नहीं कर पाते। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की दुनिया में एक और बड़ा नाम हमारे समक्ष आता है, जिसे हम यशपाल के रूप में जानते हैं। जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद जोशी और इसके बाद यशपाल। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास के माध्यम से जिस यथार्थवादी नजरिए को आत्मसात किया और अपनी राह बदली, उसी यथार्थवादी और औपन्यासिक रचना पद्धति को उपन्यासकार यशपाल ने गति प्रदान की, उसे आगे बढ़ाया। यशपाल स्वयं में क्रांतिकारी रहे। परिणामतः मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। उनके उपन्यासों में
अमिता तथा दिव्या, केवल ये 2 उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जबकि अन्य सभी उपन्यास समाजवादी सोच तथा यथार्थ चित्रण को प्रकट करने वाले उपन्यास दिखाई देते हैं। यशपाल जी के अन्य उपन्यासों में दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, मनुष्य के रूप में 1949, झूठा सच 2 खंडों में 1958 तथा 1960, मेरी तेरी उसकी बात 1973 ये उल्लेखनीय है। दिव्या, झूठा सच, इन्होंने यशपाल की विलक्षण प्रतिभा को हिंदी जगत के समक्ष उद्घाटित किया। यशपाल जी दादा कॉमरेड में पूंजीवादी, गांधीवादी तथा क्रांतिकारियों के आतंकवाद का विरोध करते हैं और समाजवाद का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। यशपाल जी भी अज्ञेय और जैनेन्द्र की तरह ही स्त्री के वर्ण की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाते हैं। निश्चित रूप से इस युग के रचनाकारों ने, इस युग के उपन्यासकारों ने इस केंद्रीय विषय पर बार बार बल दिया, जहां स्त्री के वर्ण की स्वतंत्रता की चिंता उनके पात्रों के माध्यम से, उनकी कथावस्तु के माध्यम से बार बार उद्घाटित होती है। देशद्रोही उपन्यास सन 1941 की क्रांति पर आधारित है। पार्टी कामरेड उपन्यास काम संबंधों से परे एक साफ सुथरा सा उपन्यास दिखाई देता है। झूठा सच राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया महत्वपूर्ण और स्मरणीय उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है। मेरी तेरी उसकी बात एक बृहत उपन्यास है। यशपाल जी का अंतिम उपन्यास इसे माना जाता है, जिसमें सन 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि स्पष्ट दिखाई देती है और जन जागरण के उद्देश्य को भी यह रचना उद्घाटित करती है। यशपाल जी ने अपने उपन्यासों में प्रेम को भी कामेच्छा के रूप में ही चित्रित किया है। जीवन के वैविध्य को, समस्याओं को, जटिलताओं को यशपाल जी बड़े परिदृश्य के साथ झूठा सच में उकेरते हैं। इस उपन्यास को यशपाल जी वतन और देश तथा देश का भविष्य शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित करते हैं। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह बहुत ही बृहत फलक का उपन्यास है। इसमें देश की वास्तविक और यथार्थ विघटन को, तदुपरांत संगठन को बखूबी चित्रित किया गया है। यशपाल सामाजिक एवं समकालीन राजनीतिक यथार्थ को ऐतिहासिक यथार्थ बनाकर विश्वसनीय रूप में चित्रित करते हैं। यशपाल की भाषा, यशपाल का बिंब विधान, यशपाल की समाज और समकालीन राजनीतिक स्थितियों को परखने, उनका मूल्यांकन करने की दृष्टि और उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण, उनकी ऐतिहासिक सुलझी हुई दृष्टि, सब कुछ मिलकर रचना को, पात्रों को, कथावस्तु को विश्वसनीय बनाने में सफलता हासिल करते हैं। यशपाल जी देशव्यापी भ्रष्टाचार को नितांत विश्वसनीय अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, इस तरह से कि पाठक उन सब को पढ़ते हुए देश में उस भ्रष्टाचार का अनुमान लगाने में सफल होने लगता है। तमाम कमियों, मार्क्सवादी पक्षधरताओं के बावजूद झूठा सच को हिंदी का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास माना गया है। झूठा सच ने अपनी उपस्थिति विशेष रूप से हिंदी उपन्यास जगत में दर्ज की है। इसी तरह दिव्या भी एक विलक्षण उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का आगमन हिंदी उपन्यास जगत में यशपाल जी के बाद होता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने अनेक चर्चित, प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। चढ़ती धूप 1945 में, नई इमारत 1946 में, उल्का 1947 में, मरुप्रदीप 1951 में ऐसी औपन्यासिक रचनाएं उन्होंने दी हैं। अंचल जी के उपन्यासों में समाज, संस्कृति, राजनीति, इन सब के अनेक परिदृश्य उद्घाटित होते हैं। समकालीन जीवन व्यक्त होता है। समाज आदि के तमाम समस्याओं और चुनौतियों को रचनाकार अंचल विधिवत हमारे समक्ष उघेड़ते चलते हैं। अनेक सामाजिक रूपों को, समाज की अनेक चिंताओं और पक्षों को रूपायित करने का प्रशंसनीय कार्य अंचल जी करते हैं।
भगवती चरण वर्मा भी इसी युग के चर्चित और विशिष्ट रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने भी बहुत से उपन्यासों का सृजन किया और उपन्यास जगत की जो लेखन संबंधी स्थिति है उसको रेखांकित किया। वर्मा जी के उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते अत्यंत चर्चित उपन्यास माना जाता है। आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबही नचावत राम गुसाई, ऐसे बहुत से उपन्यास हैं जिसमें भगवती चरण वर्मा ने अपनी औपन्यासिक क्षमता का, अपनी औपन्यासिक सामर्थ्य का परिचय दिया है। कहीं वो दो पीढ़ियों के अंतराल को विश्वसनीय बनाकर चित्रित करते हैं, कहीं वो समन्वय के अभाव में बिखरते परिवारों को प्रस्तुत करते हैं। टूटते बिखरते परिवारों को उन्होंने अपनी रचनाओं में विधिवत, विश्वसनीय रूप में, प्रभावी रूप में चित्रित किया है। गांधीवाद, आतंकवाद, साम्यवाद, इन सब के बीच संघर्ष की स्थितियों को रचनाकार ने बखूबी उकेरा है। इन तीनों रास्तों को वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मानते हैं और यथार्थ से नितांत दूर और परे भी मानते हैं। कह सकते हैं कि उनके अन्य अनेक उपन्यासों में आखिरी दाव, अपने खिलौने, ये भी ऐसे उपन्यास हैं जो कई सामाजिक असंगतियों के कारणों की खोज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें पाठक समुदाय के सामने प्रस्तुत करते हैं। भूले बिसरे चित्र उनका हिंदी में लिखा गया 1959 का चर्चित उपन्यास है जो अत्यंत ख्याति अर्जित करता है। 4 पीढ़ियों के परिवर्तनशील दृष्टियों को ये उपन्यास विधिवत दिखाता है। सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबही नचावत राम गुसाई, ऐसे अनेक उपन्यासों के माध्यम से भगवती चरण वर्मा ने अपनी कथात्मक अभिव्यक्ति कौशल का, अपने औपन्यासिक शिल्प विधान का विधिवत परिचय दिया है। उपेंद्रनाथ अश्क ने भी प्रेमचंद की परंपरा का अनुसरण तो किया, किंतु कई स्थलों पर अश्क जी प्रेमचंद से अधिक यथार्थवादी हो गए और प्रामाणिक प्रतीत होते दिखाई देने लगे। उनकी उपन्यासिक रचनाओं में गिरती दीवारें 1947, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, गरम राख 1952, बड़ी बड़ी आंखें 1954, पत्थर अलपत्थर, ऐसे बहुत से उपन्यास हमारे सामने आए। अश्क जी ने मध्य वर्ग की विवशता को, उनकी हार और पराजय को, उनकी लाचारी को, संघर्ष को वास्तविक धरातल पर लाकर चित्रित किया, अंकित किया, प्रतिष्ठित कर दिया। परिस्थितियों से जूझते उनकी रचनाओं के पात्र, उनसे आदर्शों को टूटते हुए दिखाना, काम कुंठाओं से ग्रस्त रहना अश्क जी के उपन्यासों में चित्रित होता है। एक और बड़े उपन्यासकार अमृतलाल नागर भी प्रेमचंदोत्तर युग में आते हैं। अमृतलाल नागर ने अपनी विशिष्ट पहचान औपन्यासिक रचनाओं से बनाई थी। व्यक्ति और समाज के सापेक्ष संबंधों को इन्होंने बखूबी उकेरा। इनके उपन्यासों में नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, एकदा, नैमिषारण्य, मानस का हंस, खंजन नयन, ऐसी बहुत सी रचनाएं चर्चित प्रसिद्ध रहीं। कहीं उन्होंने हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवियों को नायक बनाया, मानस का हंस में तुलसीदास को नायक बनाया, खंजन नयन में सूरदास को नायक बनाया। ये जो कला है यह अमृतलाल नागर की विलक्षण पहचान की द्योतक है। उनके पास भाषा का अधिकार है, उनके पास कथा वस्तु की व्यापक विराट भूमि है, पात्रों की नियोजन करने की क्षमता है। इसलिए नागर जी के उपन्यास भारतीय समाज के विभिन्न रूपों को, रीति रिवाजों को, टोने टोटकों को, आस्था विश्वास को, आचार विचारों को, जीवन दृष्टियों को, टूटती बनती व्यवस्थाओं को, मर्यादाओं को, व्यक्ति और समाज के संबंधों को जिस किसी रूप में भी उन्होंने देखा उसे बखूबी चित्रित किया और एक विलक्षण कला के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बूंद और समुद्र इसी दृष्टि से अत्यंत चर्चित और सराहनीय उपन्यास भी माना गया। नागर जी के बाद
एक और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हमारे बीच आते हैं जिनको हम वृंदावन लाल वर्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों से एक विशिष्ट पहचान बनाई। इतिहास और कल्पना का समन्वय उनकी अनेक रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी प्रसिद्ध उपन्यासों में विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम, ऐसे बहुत से उपन्यास हमें देखने को मिलते हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने तत्कालीन धर्म, राजनीति, चित्र, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, गायन कला, नृत्य कला, इन सब को, इनके अंतर्विरोध को विधिवत उकेरा है। उनके उपन्यास आद्योपांत सुपठ्य हैं, बोधगम्य हैं और पठनीयता को प्रोत्साहित करने वाले हैं। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक इतिहासकार के रूप में, एक चिंतक विचारक के रूप में, निबंधकार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन औपन्यासिक रचनाओं के सृजन से उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उनकी चर्चित औपन्यासिक रचनाएं हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर ये उपन्यास गंभीर जीवन दर्शन के प्रतीक बनकर हमारे सामने आते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास बनकर हमारे समक्ष उभरता है। इस तरह प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों की श्रृंखला में राहुल सांकृत्यायन तथा रांगे राघव का नाम भी उल्लेखनीय है। राहुल जी के उपन्यासों में सिंह सेनापति, जय योद्धे महत्वपूर्ण है और रांगे राघव के उपन्यासों में मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं जैसे उपन्यासों का नाम चर्चित है। चतुर्सेन शास्त्री की रचनाओं में वैशाली की नगरवधू इसी युग का चर्चित उपन्यास है। देवराज कृत पथ की खोज, नागार्जुन कृत बलचनमा, धर्मवीर भारती कृत सूरज का सातवां घोड़ा, रुद्र कृत बहती गंगा, फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल, इसी प्रकार की रचनाएं हैं जो प्रेमचंद के बाद के युग की चर्चित औपन्यासिक रचनाएं हैं। नागार्जुन के उपन्यासों में अंचल विशेष की संस्कृति को उद्घाटित करने का कार्य किया गया। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पोद, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, इसी प्रकार की रचनाएं। रेणु ने परती परिकथा, मैला आंचल से अपनी उपस्थिति दर्ज की। उदय शंकर भट्ट ने सागर लहरें और मनुष्य, भैरव प्रसाद गुप्त ने सत्ती मैया का चौरा, राही मासूम रजा ने आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह ने अलग अलग वैतरणी, रामदर्श मिश्र ने पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ, राजेंद्र अवस्थी ने जंगल के फूल और जाने कितनी आंखें, विवेकी राय ने बबूल और इसी तरह धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता, देवराज ने पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर और अजय की डायरी, मैं, वे और आप, ऐसी न जाने कितनी अद्भुत रचनाएं प्रेमचंदोत्तर युग में हमारे सामने आती हैं। मनमथनाथ गुप्त ने बहता पानी, हाथी के दांत, काशीनाथ सिंह ने अपना मोर्चा, लक्ष्मी नारायण लाल ने मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूप जीवा, ऐसी बहुत सी औपन्यासिक रचनाएं हमें दी हैं। राजेंद्र यादव ने भी अपने उपन्यासों से, मन्नू भंडारी ने भी अपनी औपन्यासिक रचनाओं से उपस्थिति दर्ज की है। उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान, सारा आकाश, शिव प्रसाद सिंह की गली आगे मुड़ती है, गिरीश अस्थाना, धूप छाई रंग, मेहरून निसा परवेज, उसका घर, और इसी तरह निर्मल वर्मा, वे दिन, श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, ऐसी अनेक रचनाओं के नाम लिए जा सकते हैं। मोहन राकेश, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कमलेश्वर आदि, ये सब प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के प्रणेता हैं और इन्होंने हिंदी उपन्यास विधा को हिंदी जगत में अत्यधिक लोकप्रिय और पठनीयता प्रदान की है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।